औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने जो अपना टॉपिक कंप्लीट किया था वो था फोलिकुलोजेनेसिस, और हमने उसमें उसके डिफरेंट जो स्टेजेस थी वो सब डिस्कस कर ली थी। साथ ही हमने ये बात की थी कि जो प्रोसेस ऑफ फोलिकुलोजेनेसिस है या ओजेनेसिस है वो अंडर कंट्रोल होता है हार्मोनिक अंडर कंट्रोल। तो आज हम वही टॉपिक उसको आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे कि फोलिकुलोजेनेसिस की रेगुलेशन हार्मोन्स के थ्रू किस तरह होती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं रेगुलेशन ऑफ फोलिकुलोजेनेसिस थ्रू हार्मोन। हम इसे कह सकते हैं कि हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ फोलिकुलोजेनेसिस। तो आइए स्टार्ट करते हैं फोलिकुलोजेनेसिस की हार्मोनल रेगुलेशन। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी गोनेडल एक्सिस। इसका मतलब है कि हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड और जो गोनेड्स हैं वो आपस में किस तरह लिंक होते हैं और उसके नतीजे में ये किस तरह रेगुलेशन अकर होती है। मजीद आगे बढ़ने से पहले हम एक थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि हम कहाँ तक पहुँचे थे। हमने बात की थी कि कंप्लीट जो फोलिकुलोजेनेसिस का प्रोसेस होता है उसमें डिफरेंट स्टेजेस पे डिफरेंट सेल्स डिफरेंट तरह के मटेरियल्स प्रोड्यूस भी करते हैं, सेक्रीट भी करते हैं। तो हमने दो सेल्स की बात की थी, एक था ग्रेनुलोसा सेल्स और एक था थीका सेल्स। हमारे पास दो तरह के सेल्स थे, एक था ग्रेनुलोसा सेल्स और दूसरी तरह के सेल्स हमारे पास थे थीका सेल्स। थीका सेल्स, ये दो तरह के सेल्स थे। अब हमने बात की थी जो ग्रेनुलोसा सेल्स हैं ये इंटर कन्वर्जन का काम भी करते हैं। इसका इंटर कन्वर्जन का काम किस तरह करते हैं ये आगे हम डिस्कस करेंगे। ये कौन कौन से काम थे, एक था इसका इंटर कन्वर्जन, इंटर कन्वर्जन। दूसरा इसका काम था हमारे पास वो था फोलिकुलर प्रोडक्ट, फोलिकुलर फ्लूइड प्रोडक्शन। ये दो काम थे इसके। फिर हमने साथ ही इसके डिस्कस किया था कि थीका सेल्स हमने कहा था कि ये ट्रू एंडोक्राइनल सेल्स है, ट्रू एंडोक्राइनल सेल्स हैं। ये डिफरेंट तरह के डिफरेंट तरह के एंडोक्राइनल सेल्स हैं जो डिफरेंट तरह के मटेरियल्स प्रोड्यूस करेंगे हमारे पास। अब हमारी डिस्कशन स्टार्ट यहीं से होगी कि ग्रेनुलोसा सेल्स और थीका सेल्स। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं रेगुलेशन की। तो हमें पता है कि जो हाइपोथैलेमस है उससे सब कहानी जो है वो स्टार्ट होती है। तो स्टार्ट कर लेते हैं हाइपोथैलेमस, क्योंकि हमने स्टार्ट में कहा कि हम लोग डिस्कस करेंगे हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी गोनेडल एक्सिस को। तो सबसे पहले देख रहे हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या करेगा हमारे पास, हाइपोथैलेमस ये क्या होता है हमारे पास, क्लस्टर्स ऑफ न्यूरॉन होता है ब्रेन में, क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन इन ब्रेन, इन ब्रेन। अब ये क्या काम करेगा हाइपोथैलेमस, हमारे पास गोनेडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन्स क्या हमारे पास सेक्रेट करेगा, गोनेडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन, जिन्हें हम कहते हैं GnRH, GnRH। अब हाइपोथैलेमस गोनेडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन्स सेक्रेट करेगा जो किसके पास आएंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास आ जाएंगे, जो आ जाएंगे पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, पिट्यूटरी ग्लैंड। अब क्या होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर एक खास तरह के सेल्स होते हैं जिन्हें गोनेडोट्रॉफ्स कहते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, गोनेडोट्रॉफ्स, गोनेडोट्रॉफ्स। अब क्या करेंगे, जब गोनेडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन्स एक्ट करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड में मौजूद गोनेडोट्रॉफ्स के ऊपर, तो ये दो तरह के हार्मोन्स रिलीज करेंगे। वो हमारे पास होंगे FSH और LH, FSH और LH। FSH फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब यहां से कहानी का आगाज होता है जब ये पिट्यूटरी ग्लैंड FSH और LH रिलीज करेंगे। अब इसका मतलब जब FSH और LH रिलीज हो गए तो ये थ्रू ब्लड, इसके थ्रू ब्लड के थ्रू ओवरी तक पहुंचेंगे, ब्लड। अब ये ब्लड में ऐड होकर कहां पहुंचेंगे, ओवरी तक पहुंच जाएंगे, ओवरी। ओवरी में मौजूद हमारे पास जो फोलिकल्स थे, फोलिकल्स में मौजूद जो डिफरेंट तरह के सेल्स हैं उनके ऊपर FSH के रिसेप्टर्स भी मौजूद हैं और LH के रिसेप्टर्स भी मौजूद हैं। वहां जाकर FSH और LH एक्ट करेंगे। अब ये किस तरह एक्ट करेंगे, ये नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं कि ये किस तरह एक्ट करेंगे।
सबसे पहले देखते हैं कि जो हमारे पास FSH हमारे पास आता है, रिलीज होता है, उसके रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं ग्रेनुलोसा सेल्स के ऊपर। FSH receptors are present on granulosa cells। और इसी तरह जो LH के रिसेप्टर्स हैं हमारे पास वो मौजूद होते हैं। LH receptors are present on theca cells। अब देखें, अब जो FSH है और LH है ये एक्ट करेंगे ग्रेनुलोसा सेल्स पे, और जो LH है वो एक्ट करेगा थीका सेल्स के ऊपर। अब हम देख लेते हैं सबसे पहले कि LH जो है वो थीका सेल्स के ऊपर आके किस तरह एक्ट करता है, उसके नतीजे में कौन कौन सी चेंजेस पैदा होती है। सबसे पहले हम लेट करते हैं कि ये कोई हमारे पास एक सेल है, थीका सेल है। ये लेट करें कि हमारे पास है थीका सेल। अब ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू जब हमारे पास LH आएगा, इसके रिसेप्टर्स मौजूद होंगे थीका सेल्स के ऊपर। थीका सेल्स के ऊपर जब LH एक्ट करेगा तो थीका सेल्स के अंदर एक हमारे पास हार्मोन्स जिसे हम कहते हैं एंजाइमेटिक फैमिली मौजूद है, CYP450 फैमिली एंजाइम्स मौजूद है हमारे पास, जो क्या हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे और काम करना स्टार्ट कर देंगे। किस वक्त, जब LH आके थीका सेल्स के रिसेप्टर साइट पे एक्ट करेगा और ये एंजाइम्स एक्टिव हो जाएंगे, CYP450 फैमिली के एंजाइम्स। अब क्या होगा, जब CYP450 फैमिली के एंजाइम्स एक्टिव होंगे हमारे पास, तो उसके नतीजे में हमारे पास जो इनऑर्गेनिक सिट्रेट होगी, एक इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, इनऑर्गेनिक सिट्रेट, उसमें चेंजेस आएंगी और वो तब्दील हो जाएगा हमारे पास कोलेस्ट्रॉल में। इनऑर्गेनिक सिट्रेट हमारे पास तब्दील हो जाएगा कोलेस्ट्रॉल में। अब क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल फिर नेक्स्ट चेंजेस आएगी कोलेस्ट्रॉल में और वो बना देगा हमारे पास एंड्रोजेंस। अब ये हमारे पास सरप्राइजिंगली एक सरप्राइज है हमारे पास कि एंड्रोजेंस फीमेल बॉडी के अंदर भी प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन हमने जैसे कि पहले ही बात की थी कि अब आपको इस बात का पता चल गया होगा कि एंड्रोजेंस अगर प्रोड्यूस हो गए हैं तो एंड्रोजेंस किसी ना किसी चीज में तब्दील होंगे, जिसकी वजह से फीमेल अपीयरेंस शो हो जाती है। अदरवाइज अगर एंड्रोजेंस ज्यादा होते हमारे पास तो सारी की सारी हमारे पास मेल अपीयरेंस शो होती। अब जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि जो ग्रेनुलोसा सेल्स है उसके दो काम थे। एक तो उसका था फोलिकुलर फ्लूइड प्रोडक्शन था, वो उसने अपना काम सारा अंजाम दे दिया था ओजेनेसिस में, जो वो मटेरियल प्रोवाइड कर रहा था। दूसरा इसका काम था इंटरकन्वर्जन। इसका मतलब जो एंड्रोजन यहाँ पे बन रहे हैं वो किसी ना किसी तरह तब्दील हो जाएंगे, और किसके थ्रू तब्दील होंगे, वो होंगे हमारे पास ग्रेनुलोसा सेल्स के थ्रू। अब लेट करें कि एंड्रोजेंस जो हमारे पास बन गए हैं, यही एंड्रोजेंस अब आ जाते हैं ग्रेनुलोसा सेल्स के ऊपर। कहाँ जाते हैं, ग्रेनुलोसा सेल्स। ये लेट करें कि हमारे पास है ग्रेनुलोसा सेल्स। अब क्या होगा, ये जो एंड्रोजेंस यहाँ पे बने हैं ये पैराक्राइन ट्रांसपोर्ट के थ्रू, किसके थ्रू, पैराक्राइन ट्रांसपोर्ट के थ्रू ये पहुंच जाते हैं ग्रेनुलोसा सेल्स के ऊपर। अब यहाँ पे क्या होगा, जब ये ग्रेनुलोसा सेल्स के ऊपर पहुंचते हैं तो जो FSH रिलीज हुआ था, कहाँ से, गोनेडोट्रॉफ से रिलीज हुआ था, ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू ग्रेनुलोसा सेल्स तक पहुंचा था। अब ये अपना काम स्टार्ट कर देगा। अब जब FSH अपने रिसेप्टर साइट्स पे, यहाँ पे ग्रेनुलोसा सेल्स की रिसेप्टर साइट पे आके अटैच होगा, तो हमारे पास एक एंजाइमेटिक फैमिली है जो कि मौजूद होती है ग्रेनुलोसा सेल्स के ऊपर, और उस जो हमारे पास एंजाइमेटिक फैमिली है उसे कहते हैं एरोमेटेज एंजाइम्स। उसे कहते हैं एरोमेटेज एंजाइम्स। अब क्या होगा, जो एरोमेटेज एंजाइम्स हैं ये एक्टिव हो जाएंगे। ये एक सीक्वेंस मौजूद होती है, क्योंकि हमारे पास ये जो है ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स यहाँ पे मौजूद होते हैं, और ये एक स्विचिंग कंसेप्ट है, हार्मोन स्विचिंग कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई हो रहा है कि एक FSH जब आएगा अपने रिसेप्टर साइट पे, यहाँ पे इसको एक्टिव करेगा और ये साइट फिर अंदर मौजूद एरोमेटेज एंजाइम्स को एक्टिव कर देंगे। अब हमारे पास एरोमेटेज एंजाइम्स क्या करेगा, यही जो एंड्रोजेंस आए थे ग्रेनुलोसा सेल के पास, अब इन ग्रेनुलोसा सेल के पास आए हुए एंड्रोजेंस को ये कन्वर्ट कर देगा एस्ट्रोजेंस में।
इसमें कन्वर्ट कर देगा एस्ट्रोजन में। अब यहां से हमारे पास क्लैरिटी हुई कि जब थीका सेल्स पे मौजूद CYP450 फैमिली एंजाइम्स ने इनऑर्गेनिक सिट्रेट को कोलेस्ट्रॉल में तब्दील किया, कोलेस्ट्रॉल तब्दील हुए एंड्रोजन्स में, एंड्रोजन्स आ गया पैराक्राइन मूवमेंट के थ्रू ग्रेनुलोसा सेल्स के पास। जब ये ग्रेनुलोसा सेल्स के पास पहुंचे, जो FSH ने रिसेप्टर साइड पे अप्लाई किया अपना इफेक्ट, और रिसेप्टर साइड ने जो ग्रेनुलोसा सेल्स के अंदर मौजूद एरोमेटेज एंजाइम्स हैं उनको एक्टिव कर दिया। अब एरोमेटेज एंजाइम्स क्या करेंगे, जो एंड्रोजन्स यहाँ पे पहुंच चुके थे उनको कन्वर्ट कर देंगे एस्ट्रोजन्स में। अब यहाँ पे दो बातें क्लियर करता जाऊं कि जो एंड्रोजन्स हैं ये डिफरेंट तरह के होंगे और ये प्रोड्यूस करेंगे डिफरेंट तरह के एस्ट्रोजन्स। लेट करेंगे दो जो इंपॉर्टेंट एंड्रोजन्स आए थे हमारे पास, उनमें थे एंडोस्टीनडायोन, एक था एंडोस्टीनडायोन, एंडोस्टीनडायोन, और दूसरा है हमारे पास टेस्टोस्टेरोन, दूसरा हमारे पास है टेस्टोस्टेरोन। आगे टेस्टोस्टेरोन और एंडोस्टीनडायोन और दूसरा है टेस्टोस्टेरोन। इसका मतलब अगर हमारे पास ये एंड्रोजेंस डिफरेंट हैं तो इसका मतलब एस्ट्रोजेंस जो प्रोड्यूस होंगे वो भी हमारे पास डिफरेंट होने चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एस्ट्रोजेंस प्रोड्यूस होंगे यहाँ पे वो इंटरकन्वर्टिबल होंगे, लेकिन वो भी क्या होंगे, दो तरह के होंगे। वो दो तरह के कौन कौन से होंगे हमारे पास, एक होगा एस्ट्राडायोल एंड्रोजन, एक होगा हमारे पास एस्ट्राडायोल, और दूसरा हमारे पास होगा 17 बीटा एस्ट्रोन। अब देखें, जैसे मैंने आपको बताया कि जो एंड्रोजेंस हैं वो डिफरेंट तरह के होंगे, प्रोड्यूस होंगे, एक एंडोस्टीनडायोन होगा, दूसरा टेस्टोस्टेरोन होगा। अब इसका मतलब अगर एंड्रोजेंस डिफरेंट थे तो वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स में तब्दील हो जाएंगे, किसके नतीजे में, जब एरोमेटेज एंजाइम्स उनके ऊपर अप्लाई होंगे। तो इसका मतलब अब जो एंड्रोजेंस डिफरेंट थे तो इसका मतलब एस्ट्रोजेंस भी डिफरेंट आएंगे। तो हमारे पास दो तरह के एस्ट्रोजेंस आते हैं, एक एस्ट्राडायोल आता है, दूसरा 17 बीटा एस्ट्रोन आ जाता है। अब कहानी आगे बढ़ाते हैं कि इसके साथ क्या होगा, रेगुलेशन इनकी किस तरह होगी। अब जो अर्ली एंट्रल स्टेजेस हैं, कौन सी हैं, अर्ली एंट्रल स्टेजेस, अर्ली एंट्रल स्टेजेस, और एक होता है हमारे पास लेट एंट्रल स्टेजेस, लेट एंट्रल स्टेजेस। अब दो हम स्टेजेस पढ़ेंगे। अर्ली एंट्रल स्टेज वो स्टेज होती है जब एंट्रम बन चुका होता है और ज्यादा बड़ा नहीं होता, और लेट एंट्रल स्टेज वो होती है जब एंट्रल बहुत बड़ा हो चुका होता है और जस्ट बिफोर ओवल्यूशन की जो स्टेज होती है वो लेट एंट्रल स्टेज होती है। अब इन दोनों स्टेजेस को स्टडी करने से पहले एक बात आपको बताता चलूं कि सेल के अंदर अपने भी रेगुलेटर मौजूद होते हैं। अपने रेगुलेटर जो मौजूद होते हैं उनमें से सबसे बेस्ट जो एग्जांपल है वो हमारे पास है साइटोकाइंस की, साइटोकाइंस। अब साइटोकाइंस क्या काम करते हैं, ये रेगुलेशन का काम करते हैं। अब हम यहाँ पे हमने देखा ना कि ये अर्ली एंट्रल स्टेज पे काम कर रहे हैं और ये लेट एंट्रल स्टेजेस पे जो ग्रेनुलोसा सेल्स के ऊपर FSH या LH अप्लाई हो रहे हैं, ये तो इन स्टेजेस पे अप्लाई हो रहे हैं। इससे पहले भी तो रेगुलेशन हो रही होती है, और वो रेगुलेशन हो रही होती है इसके अपने केमिकल मैसेंजर्स या हार्मोनल रेगुलेटर जो है साइटोकाइंस के थ्रू। अब हम देखेंगे जो अर्ली तो होगी साइटोकाइंस के थ्रू रेगुलेशन, जब अर्ली एंट्रल स्टेज आएगी उस वक्त रेगुलेशन क्या होगी। अब अर्ली एंट्रल स्टेज में होगा ये कि हमारे पास जो FSH है, FSH वो अप्लाई हो रहा होगा और LH भी अपना काम कर रहा होगा। अब क्या होगा, अब दो तरह के हार्मोन्स हैं जो कि ग्रेनुलोसा सेल्स हमारे पास प्रोड्यूस कर रहा होगा, एक होगा एक्टिविन्स, दूसरा होगा इनहिबिन्स। दो तरह के हार्मोन्स होंगे हमारे पास जो इसके अंदर मौजूद होंगे, एक्टिविन्स, दूसरा हमारे पास है इनहिबिन्स। अब जो एक्टिविन्स हैं वो एक्टिव होंगे अर्ली एंट्रल स्टेज के ऊपर, और जो इनहिबिन्स होंगे वो एक्टिव होंगे लेट एंट्रल स्टेज के ऊपर। अब देखें, अर्ली एंट्रल स्टेज के ऊपर एक्टिविन्स जाएगा किसके थ्रू, पैराक्राइन ट्रांसपोर्ट के थ्रू जाएगा, किसके पास, वो जाएगा थीका सेल्स के पास। यही जो एक्टिविन्स हैं ये जाएंगे किस स्टेज पे, अर्ली एंट्रल स्टेज पे, अर्ली एंट्रल स्टेज पे।
अर्ली एंट्रल स्टेज पे जाके ये एक्टिव इंस्टिका सेल्स के पास जाएंगे और उसे मैसेज पहुंचाएंगे कि आप मजीद जो एंड्रोजिन्स हैं वो प्रोड्यूस ना करें, एंड्रोजिन्स प्रोड्यूस ना करें। किस स्टेज पे जाएंगे? अर्ली एंट्रल स्टेज पे। साथ ही साथ ये अपने जो सेल्स ग्रेनुलोसा सेल्स हैं इनके जो हमारे पास एरोमेटेज एंजाइम्स हैं उनको एक्टिव कर देंगे ताकि जो पहले से मौजूद एंड्रोजिन्स हैं उनको जल्दी जल्दी वो किसमें एस्ट्रोजन में कन्वर्ट कर दें। अब इसमें हमने देखा कि दो प्रोसेस हुए, एक तो जाके वो थीका सेल्स को उसकी एक्टिविटी को सुप्रेस कर रहा है और उसे मैसेज दे रहा है कि वो मजीद एंड्रोजिन्स प्रोड्यूस ना करे, और जो पहले से मौजूद एंड्रोजिन्स जो कि ग्रेनुलोसा सेल्स में आ चुके हैं उनको जल्दी से कन्वर्ट करने, एस्ट्रोजन में जल्दी से कन्वर्ट करने के लिए मैसेज देता है और एक्टिव कर देता है किसको? एरोमेटेज एंजाइम्स को। अब ये तो हो गया एक्टिविन्स का काम। अब जो दूसरे हमारे पास हार्मोन्स मौजूद हैं किसके अंदर? ग्रेनुलोसा सेल के अंदर, वो हैं इनहिबिन्स। अब इनहिबिन्स का काम देखिएगा कि इनहिबिन्स क्या करते हैं। इनहिबिन्स अप्लाई होते हैं किस पे? लेट एंट्रल स्टेज पे। लेट एंट्रल स्टेज पे अप्लाई होते हैं इनहिबिन्स। इनहिबिन्स अब इनहिबिन्स क्या काम करेंगे? इनहिबिन्स एक तो काम करेंगे कि ये डायरेक्टली जाएंगे थीका सेल्स के पास। इनहिबिन्स जाएंगे थीका सेल्स के पास, जाएंगे किस स्टेज पे? ये जाएंगे लेट एंट्रल स्टेज पे। लेट एंट्रल स्टेज। अब देखें ये लेट एंट्रल स्टेज पे आके थीका सेल्स के पास जाएंगे और उसे मैसेज देंगे कि आप ज्यादा से ज्यादा एंड्रोजन्स प्रोड्यूस करें। एक तो इसकी एक्टिविटी होगी ये। दूसरा, यही इनहिबिन्स अपने ग्रेनुलोसा सेल्स के पास उसके रिसेप्टर्स पास जाएंगे और क्या काम करेंगे? और वो ये काम करेंगे कि जो एरोमेटेज एंजाइम्स हैं उनकी एक्टिविटी को सुप्रेस कर देंगे और जो एंड्रोजन्स मौजूद हैं पहले से उनको एस्ट्रोजन में कन्वर्ट होने से बचाएंगे। ये तो हो गया इसके दो रेगुलेशन के काम, इनहिबिन्स के थ्रू और एक्टिविन्स के थ्रू। मतलब ये है कि ये ऑटोक्राइन एक्टिविटी भी शो कर रहा है इस तरह से। अब एक चीज देखें कि अगर यहां से हमने देखा कि जो एंड्रोजन्स थे वो किस में कन्वर्ट हो रहे थे? एस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो रहे थे। अब कभी ऐसा हो जाता है कि किसकी वजह से हो रहे थे? एरोमेटेज एंजाइम की। अगर एरोमेटेज एंजाइम में कोई म्यूटेशन आ जाती है, किसमें म्यूटेशन आ जाती है? एरोमेटेज एंजाइम्स अगर इनमें आ जाती है म्यूटेशन, म्यूटेशन के नतीजे में हमारे पास क्या होगा? अगर इनमें म्यूटेशन होती है तो इसका मतलब एंड्रोजेंस एस्ट्रोजेंस में कन्वर्ट नहीं होंगे और इस तरह फीमेल की बॉडी के अंदर जो एंड्रोजेंस की मिकदार है वो बढ़ जाएगी और ये एक तरह की एबनॉर्मेलिटी है। इस एबनॉर्मेलिटी को नाम देते हैं हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, इसको नाम हम देते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। अब ये देखें पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम आ गया हमारे पास। अब इसमें क्या होगा? जब हमारे पास एंड्रोजन्स की मिकदार ज्यादा होगी फीमेल की बॉडी के अंदर, ये एक एबनॉर्मेलिटी है और इसे कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। इसके अंदर कुछ चेंजेस आ जाती हैं जिसमें आ जाता है हमारे पास एक लेदरी स्किन हो जाती है, लेदरी बॉडी और स्किन, ओबीस मोटापा हो जाता है, साउंड पिच चेंज हो जाती है, इसके साथ साथ जो बॉडी हेयर्स हैं वो उनकी तादाद इंक्रीज हो जाती है, बॉडी हेयर। अब ये देखें, अब जब एंड्रोजन्स की मिकदार बढ़ गई तो उसके नतीजे में हमारे पास पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम पैदा हो गया, जिससे लेदरी स्किन बॉडी हो गई, ओबीज हो गया, साउंड पिच चेंज हो गई और बॉडी हेयर्स उसके ऊपर प्रोड्यूस हो गए। अब ये बात तो यहाँ तक पहुँच गई। अब दूसरा हम बात कर लेते हैं कि जो एस्ट्रोजन हमारे पास प्रोड्यूस हुआ है वो खुद एक ऑटोक्राइन एक्टिविटी शो करता है। एस्ट्रोजन शोज ऑटोक्राइन एक्टिविटी, ऑटोक्राइन एक्टिविटी। अब देखेंगे कि जो हमारे पास एस्ट्रोजन है वो ऑटोक्राइन एक्टिविटी किस तरह से शो करता है। मतलब ये है कि वो अपने ऊपर अपने सेल्स के ऊपर अप्लाई होगा। अब देखें कि जो हमारे पास ग्रेनुलोसा सेल्स था, कौन सा सेल था? ग्रेनुलोसा सेल्स। ग्रेनुलोसा सेल्स के साइटोप्लाज्म के अंदर क्या प्रोड्यूस हुआ? एस्ट्रोजन। अब इसी एस्ट्रोजन के रिसेप्टर्स भी किसके पास मौजूद हैं? इसी एस्ट्रोजन के रिसेप्टर हमारे पास मौजूद हैं
साइटोप्लाज्म के अंदर, साइटोप्लाज्म ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स के अंदर इसके रिसेप्टर्स भी मौजूद हैं। अब सबसे पहले इसको डिस्कस करने से पहले हम देख लेते हैं कि रेगुलेशन किस तरह होती है। रेगुलेशन, फीडबैक, फीडबैक। अब जब एस्ट्रोजन यहाँ पे प्रोड्यूस होगा, अगर इसकी मिकदार हमारे पास बढ़ जाती है, बहुत ही ज्यादा हो जाती है, हद से ज्यादा हो जाती है, तो ये क्या करेगा, ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू मैसेज लेकर जाएगा किसके पास, हाइपोथैलेमस के पास लेके जाएगा, जो कि किसकी मिकदार कम कर देगा, गोनेडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन की मिकदार कम कर देगा, जिसके नतीजे में गोनेडोट्रॉफ्स एफएसएच और एलएच बनाना कम कर देंगे, और उसके नतीजे में हमारे पास एंड्रोजन्स कन्वर्ट होना खत्म हो जाएंगे, एस्ट्रोजन में कम हो जाएंगे, जिसके नतीजे में एस्ट्रोजन की मिकदार क्या हो जाएगी, हमारे पास लेवल हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, और जो सूटेबल होगी वो पहुंच जाएगी। इसी तरह अगर इसकी मिकदार कम हो जाती है, वो कम मिकदार वाला मैसेज फिर जाएगा किसके पास, हाइपोथैलेमस के पास जाएगा। हाइपोथैलेमस गोनेडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, और वो ज्यादा एक्ट करेगा किसके ऊपर, पिट्यूटरी ग्लैंड के गोनेडोट्रॉफ सेल के ऊपर, और वो सेल्स एफएसएच और एलएच ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे, जिसके नतीजे में हमारे पास एंड्रोजन ज्यादा प्रोड्यूस होंगे। एंड्रोजन ज्यादा प्रोड्यूस होंगे तो इसका मतलब एस्ट्रोजन ज्यादा बनेगा। अब आपको बताता चलूं कि जो एस्ट्रोजन है ये फर्टिलिटी को प्रमोट करता है, इम्प्लांटेशन, फर्टिलिटी, इस सब चीजों को क्या करता है, प्रमोट करता है, फर्टिलाइजेशन को प्रमोट करता है। तो इसी तरह हम देख रहे थे, एक तो इसका प्रोसेस फीडबैक रेगुलेशन का ये हो गया कि डायरेक्ट ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू जाएगा किसके पास, हाइपोथैलेमस के पास। दूसरा इसका रेगुलेशन का मेथड ये है कि एस्ट्रोजन किसमें प्रोड्यूस हुआ, साइटोप्लाज्म ऑफ द ग्रेनुलोसा सेल्स, जो ग्रेनुलोसा सेल्स का साइटोप्लाज्म है उसी में एस्ट्रोजन के रिसेप्टर्स भी मौजूद हैं, जिनके साथ वो बाइंड कर सकता है। अब जब ये अपने रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करेगा तो हमारे पास एक मॉलिक्यूल बन जाता है जिसे कहते हैं एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। अब एस्ट्रोजन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, हमारे पास जो ग्रेनुलोसा सेल्स का न्यूक्लियस है उसके अंदर चला जाएगा, और न्यूक्लियस के अंदर जाके जीन एक्सप्रेशन को चेंज कर देगा। अगर तो उसकी नीड है कि वो ज्यादा बनाना चाहता है, ज्यादा एस्ट्रोजन बनाना चाहता है, तो इसका मतलब जब जीन एक्सप्रेशन चेंज होगा तो वो एरोमेटेज एंजाइम्स बनाने की जो उनकी सलाहियत है वो उसको इंक्रीज कर देंगे, ताकि ज्यादा एंड्रोजन ज्यादा एस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो जाए। और इसी तरह अगर वो चाहता है कि एस्ट्रोजन की मिकदार कम हो जाए तो मैसेज ऐसा जीन एक्सप्रेशन शो करेगा जिससे कि एरोमेटेज एंजाइम्स जो मौजूद है हमारे पास, उनकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो ग्रेनुलोसा सेल्स कम कर देगा, जिसके नतीजे में एंड्रोजन्स जो हैं वो एस्ट्रोजन में कम कन्वर्ट होंगे। तो ये था आज का हमारा टॉपिक कि जो हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ फोलिक्यूलोजेनेसिस है वो किस तरह अकर होती है। अब जो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा oogenesis के बारे में, कि oogenesis में हार्मोनल रेगुलेशन किस तरह होती है। लेक्चर एंड करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर आने वाली वीडियो रिलेटेड लेक्चर्स के जो भी हो वो आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो लेक्चर एंड करने से पहले एक मरतबा सारा ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमने कहाँ से टॉपिक स्टार्ट किया और क्या क्या बातें की। हमने सबसे पहले यही बात की कि जो हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ फोलिक्यूलोजेनेसिस है वो सब किसके गिर्द घूमती है, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, गोनेडल एक्सिस। मतलब इसमें हाइपोथैलेमस इन्वॉल्व है, पिट्यूटरी ग्लैंड इन्वॉल्व है और गोनेडल एक्सिस इन्वॉल्व है। फिर हमने देखा कि जो गोनेडल सेल्स थे उसके दो काम थे, इंटरकन्वर्जन था और फोलिकुलर फ्लूइड प्रोडक्शन था। थीका सेल्स का काम क्या था, टू एंडोक्राइन सेल्स थे। अब इसमें खत्म करते हुए मैं आपको ये बात बता दूं कि थीका सेल दो तरह के होते हैं, थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना। जो थीका इंटरना है वो ट्रू एंडोक्राइनल सेल्स हैं। थीका एक्सटर्ना में भी एंड्रोजेंस प्रोड्यूस होते हैं, मगर वो इतने एज कंपेयर टू थीका इंटरना बहुत ही कम तादाद में होते हैं, इसलिए हम सिर्फ मेंशन करते हैं थीका इंटरना को। और थीका सेल्स के बारे में एक और इंफॉर्मेशन कि थीका सेल्स डायरेक्टली भी एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करता है, मगर उसकी मकदार बहुत ही निग्लिजिबल होती है, इसलिए हम इसको ज़्यादा मेंशन नहीं करते। ये दो बातें होंगी। फिर हमने बात की कि थैलेमस क्या, हाइपोथैलेमस क्या काम करता है, गोनेडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करता है, वो एक्ट करता है गोनेडोट्रॉफ्स के ऊपर। गोनेडोट्रॉफ्स एफएसएच और एलएच क्रिएट करते हैं और वो ब्लड के थ्रू ओवरी तक पहुंच जाते हैं। और फिर मोर स्पेसिफिकली हम कह दें कि वो हमारे पास प्राइमरी फोलिकल या जो फोलिकुलर स्टेज चल रही होती है उसके ऊपर पहुंच जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, वो स्पेसिफिकली पहुंचते हैं, जो एलएच और एफएसएच हैं वो पहुंचते हैं हमारे पास ग्रेनुलोसा सेल्स और थीका सेल्स के ऊपर।
फिर हमने देखा कि थीका सेल्स के में मौजूद होते हैं CYP450 फैमिली एंजाइम्स। वो क्या काम करते हैं, इनऑर्गेनिक सिट्रेट को कोलेस्ट्रॉल में तब्दील करते हैं और कोलेस्ट्रॉल को एंड्रोजन में तब्दील करते हैं। यही एंड्रोजन पैराक्राइन मूवमेंट के थ्रू ग्रेनुलोसस सेल्स के पास आते हैं। ग्रेनुलोसस सेल्स के पास पहुंचने के बाद FSH अप्लाई होता है ग्रेनुलोसस सेल्स के ऊपर, और वो क्योंकि ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है एक तरह की, तो वो क्या करता है, स्विचिंग सेंटर ऑन कर देता है रेगुलेशन के लिए। वो एरोमेटेज एंजाइम्स को एक्टिव कर देता है। एरोमेटेज एंजाइम्स जो होते हैं हमारे पास एंड्रोजन्स को एस्ट्रोजन में तब्दील कर देते हैं। हमने देखा कि एस्ट्रोजन एंड्रोजन हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के बने थे जब कोलेस्ट्रॉल से एंड्रोजन बन रहे थे। इसी तरह एस्ट्रोजन्स भी हमारे पास डिफरेंट तरह के बने। एंड्रोजन में हमने बात की एंडोस्टेरोन, डायोन और टेस्टोस्टेरोन की, और फिर हमने देखा कि जो एस्ट्रोजन हमारे पास बने वो एस्ट्राडायोल और 17 बीटा एस्ट्रोन बने। अब क्योंकि हमने बात की थी कि जो ग्रेनुलोसस सेल्स हैं वो इंटरकन्वर्जिबल का काम भी करते हैं, इसका मतलब ये एक दूसरे के साथ इंटरकन्वर्टिबल हो सकते हैं ड्यू टू ग्रेनुलोसस सेल्स। फिर हमने बात की कि रेगुलेशंस क्या होती है। जो ग्रेनुलोसस सेल्स हैं उनके अंदर दो हार्मोन्स होते हैं, एक्टिविन्स भी होता है, इनहिबिन्स भी होता है। एक्टिविन्स किस वक्त काम करता है, वो अर्ली एंट्रल स्टेज पे काम करता है। उस वक्त ये दो काम करेगा, एक तो जाके थीका सेल्स को क्या कर देगा, उसकी एक्टिविटी को सुप्रेस कर देगा कि कहेगा कि जो एंड्रोजन्स है वो मजीद ना बनाए। दूसरा ग्रेनुलोसस सेल्स के जो हमारे पास एरोमेटेज एंजाइम्स हैं उनको मजीद एक्टिव कर देगा कि जो पहले से मौजूद एंड्रोजन्स हैं उनको जल्दी से एस्ट्रोजन में कन्वर्ट कर दे। फिर हमने देखा कि इनहिबिन्स का क्या काम था। इनहिबिन्स के काम में हमने देखा कि जो हमारे पास लेट एंट्रल स्टेज पे अप्लाई हुआ था, ये क्या करता है, इनहिबिन्स जाके डायरेक्टली थीका सेल्स को कहता है, उसको मैसेज पहुंचाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा एस्ट्रोजन बनाए, और साथ ही साथ अपने जो एरोमेटेज एंजाइम्स है उसकी एक्टिविटी को सुप्रेस कर देता है कि वो ज़्यादा एंड्रोजन्स को एस्ट्रोजन में कन्वर्ट ना करे। फिर हमने देखा कि रेगुलेशन किस तरह होगी, फीडबैक मैकेनिज्म देखा। हमने देखा कि जो एस्ट्रोजन्स हैं वो ऑटोक्राइन है। एक तो वो डायरेक्टली जाके मैसेज देंगे, किसको, हाइपोथैलेमस को मैसेज देंगे कि वो आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर हमारे पास ज़्यादा ज़रूरत है एस्ट्रोजन की, तो वो कहेगा ज़्यादा गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन क्रिएट करें, और उससे फिर ये पूरा प्रोसेस होगा और ज़्यादा से ज़्यादा एस्ट्रोजन प्रोड्यूस होगी। और अगर वो चाहता है कि हमारे पास एस्ट्रोजन की मिकदार कम हो जाए, तो फिर वही मैसेज देगा हाइपोथैलेमस को, वो गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन कम प्रोड्यूस करेगा, रिलीज करेगा, जिसके नतीजे में सारा प्रोसेस होगा और कम मिकदार में एस्ट्रोजन हमारे पास प्रोड्यूस होगी। साथ ही साथ हमने यहाँ पे एक सिंड्रोम की बात की। अगर हमारे पास किसी भी वजह से एरोमेटेज एंजाइम में म्यूटेशन आ जाती है, तो म्यूटेशन के नतीजे में हमारे पास क्या होगा, ये एरोमेटेज एंजाइम एक्टिविटी खत्म हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसके नतीजे में एंड्रोजन की मिकदार बढ़ जाएगी। जब एंड्रोजन की मिकदार बढ़ जाएगी तो उसके नतीजे में सिंड्रोम होता है जिसे कहते हैं एरोमेटेज, जिसे हम कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। इसमें लेदरी स्किन पैदा हो जाती है, ओबीज हो जाता है, साउंड पिच चेंज हो जाती है, और बॉडी की जो हेयर्स हैं उनमें इजाफा हो जाता है। तो ये था आज का लेक्चर, और साथ में एंड में हमने ये भी बात की कि जो ग्रेनुलोसस सेल्स के अंदर साइटोप्लाज्म में एस्ट्रोजन होता है, वो अपने रिसेप्टर्स को ढूंढता है। एस्ट्रोजन के जो ग्रेनुलोसस सेल के साइटोप्लाज्म में उसके रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, उनके साथ मिलकर वो एस्ट्रोजन रिसेप्टर बना देता है, एस्ट्रोजन रिसेप्टर कम्प्लेक्स। वो जाके न्यूक्लियस के अंदर जो मौजूद न्यूक्लियस है उसके साथ अटैच हो जाता है और उसमें जीन एक्सप्रेशन में तब्दीली लाता है। अगर उसने एस्ट्रोजन ज़्यादा प्रोड्यूस करनी है तो वो ज़्यादा एरोमेटेज एंजाइम्स प्रोड्यूस करेगा, और उसने कम करनी है तो वो कम एरोमेटेज एंजाइम्स प्रोड्यूस करेगा। तो ये था आज का लेक्चर। अगर इससे रिलेटेड कोई भी आप लोगों का क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। और आप लोगों से फिर से गुजारिश है कि बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें और साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।